हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर एक्चुअल में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें अगर हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं। तो हमको इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि हमने बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें क्लास 10th में पढ़नी है, तो हम उन्हीं सेलेक्टेड चीज़ों को जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे काम का क्लास 10th में, उनको ही यूज़ करेंगे और उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन हमारे पास आता है कि नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है। तो आपको पता है कि नाम जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम रखना है, तो किस तरीके से उसका नाम रखा जाता है उसी को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अब जो नाम रखा जाता है किसी भी कंपाउंड का, सबसे पहले इसके नॉमेनक्लेचर की हमको जरूरत क्यों है। तो आपको पता है, आपको मैंने अभी बताया कि 90% से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं, जो नोन कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अलग अलग नाम भी रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसी के लिए हमने एक सिस्टम यूज़ किया है, तो नॉमेनक्लेचर उसी के लिए हम यूज़ करते हैं। अब दो तरीके से हम नाम रखते हैं, एक होता है ट्राइवियल सिस्टम और दूसरा होता है आईयूपीएसी सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम का जो यूज होता है, ट्राइवियल सिस्टम को आप कॉमन सिस्टम भी बोलते हो, तो उसका नाम जो हम रखते हैं उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, उसका नाम ही कॉमन सिस्टम है। मतलब जैसा कंडीशंस आपको मिलती हैं, जिस तरीके की कंडीशंस मिलते हैं उसी कंडीशन पे बेस्ड आप नाम रख देते हो। जैसे कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे कि वो कहाँ से आते हैं, उनका सोर्स क्या है, उसी बेसिस पे उनका नाम रख दिया। कुछ कंपाउंड्स का जो ग्रीक लेटर या जो ग्रीक या लैटिन जो लैंग्वेज है वहाँ से उनके नाम उठाए हैं कि वो आते कहाँ से हैं। तो कुछ की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, चलिए कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। तो कॉमन सिस्टम या फिर जो आपके पास ट्राइवियल सिस्टम है उसका समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ पे देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है, तो इसीलिए कॉमन सिस्टम में जो भी नाम होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मीथेन की, तो अगर मैंने मीथेन कहा अभी, तो मीथेन कहाँ से आती है, ये मार्स से, मतलब जो दलदल होती है उसको मार्स कहते हैं हम इस इंग्लिश में। तो मार्स जो दलदल होती है वहां पे बहुत ज्यादा मीथेन निकलती है, तो इसी वजह से इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मार्स गैस। इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्स यानी दलदल से बहुत ज्यादा निकलती है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मार्स गैस पड़ गया। तो ऐसे ही उनके नाम रख देते हैं, कोई रूल नहीं है। उसी तरीके से अगर आप नाम देखोगे, एक नाम सुना होगा आपने एक एसिड का, दैट इज एसिटिक एसिड। किसमें होता है ये एसिटिक एसिड, ये होता है विनेगर में। सुना होगा आपने इसका नाम बहुत ज्यादा। तो विनेगर में जो एसिड होता है वो होता है एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड जो होता है, ये नाम कहां से पड़ा, तो लैटिन में जो विनेगर को नाम दिया जाता है, लैटिन में विनेगर को कहते हैं एसिटम, तो वहीं से ये वर्ड आया एसिटिक एसिड। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं से भी कैसे भी हम नाम किसी भी कंडीशन पे बेस्ड, तो कोई सोर्स के बेसिस पे, कोई प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कोई जो जिस सब्सटेंस में ज्यादा मिलता है उसके बेसिस पे हम नाम रख देते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, तो जो नाम ज्यादा पॉपुलर हो जाता है वही कॉमन सिस्टम में आ जाता है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। आप नाम याद रख लीजिए, दो चार नाम है जो आपको याद रखने हैं, और बहुत ज्यादा कंपाउंड्स के आपको कॉमन नेम याद रखने नहीं है। उसी तरीके से जैसे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, जैसे एक कार्बन एटम होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नाम दिया जाता है। उसी तरीके से जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स का भी नाम हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जैसे इथीन। तो इथीन जैसे नाम है तो ईन की जगह आइलीन लगा देते हैं, जैसे इथीन वर्ड है ना, तो इथीन के लिए कॉमन सिस्टम में क्या यूज करते हैं, इथाइलिन। क्या वर्ड यूज करते हैं, इथाइलिन। इथाइन नहीं, कंफ्यूज मत हुई, इथाइन नहीं, इथाइलिन। तो इथाइलिन इथीन को ही बोलते हैं, प्रोपीन को प्रोपाइलिन बोल देते हैं, ब्यूटीन को ब्यूटाइलिन बोलेंगे। तो ये उनके नाम है, ये कॉमन नाम है। तो इस तरीके से कुछ कॉमन नाम हमने रखे। उसी तरीके से जैसे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं उनके भी ऐसी तरीके से नाम रखते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉमन एल्डिहाइड है, H, देख रहे हो ये एल्डिहाइड है, C+H यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। उसी तरीके से अगर यहाँ पे H की जगह आ गया CH3, C+OH, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। देखिए अब इससे ये नाम भी आ गया, दो कार्बन एटम्स है ना, तो यहाँ पे भी देखिए एसिटिक एसिड में दो कार्बन एटम होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। उसी तरीके से
अगर हम बात करें किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप होता है। अगर मैं यहाँ पे एक H लगा दूं तो इसमें एक ही कार्बन एटम है, और देखो अगर यहाँ पे एल्डिहाइड में एक ही कार्बन एटम था तो उसको नाम दिया था फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें एक कार्बन एटम होता है तो उसका कॉमन नाम आ जाता है फॉर्मिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाता है, फॉर्मिक एसिड। और अगर दो कार्बन एटम आ जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OH तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो ये एक्चुअल में आपका एसिटिक एसिड है, CH3COOH भी इसको हम लिखते हैं। तो इस तरीके से आप कॉमन नेम्स रख देते हो कंपाउंड्स के। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, कोई रूल इसके लिए नहीं है। रूल किसके लिए, रूल है दूसरे सिस्टम के लिए जिसका नाम है IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन जो है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, उसने ये सिस्टम दिया जिसको आप IUPAC सिस्टम बोलते हो। अब IUPAC सिस्टम में जो नॉमेनक्लेचर होता है, जो हम नाम रखते हैं IUPAC सिस्टम के बेसिस पे, उसकी एक खास बात होती है, देयर इज वन नेम फॉर एन स्ट्रक्चर एंड वन स्ट्रक्चर फॉर अ नेम। मतलब एक नाम के लिए केवल एक ही स्ट्रक्चर होगा, या कोई एक स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड का, उस स्ट्रक्चर के लिए केवल एक ही IUPAC नेम होगा। कॉमन नेम तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट IUPAC नेम जो होगा वो केवल एक ही होगा। तो एक स्ट्रक्चर के लिए एक ही IUPAC नेम होगा, या फिर एक नेम के लिए एक ही स्ट्रक्चर होगा, एक IUPAC नेम के लिए एक ही स्ट्रक्चर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक IUPAC नेम दिया और उस पर आपने दो स्ट्रक्चर बना दिए, दो कभी बन भी नहीं सकते हैं, और अगर बने तो इसका मतलब वो IUPAC नेम ही गलत है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रूल्स क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब रूल्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आपको 10th क्लास में एक आध रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि जब IUPAC नेम हम रखते हैं तो IUPAC नेम में पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली किसी भी कंपाउंड को, किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, 3 पार्ट्स ध्यान रखिए। अगर हम रूल्स यूज कर रहे हैं IUPAC सिस्टम के लिए, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हमको नाम रखना है तो 3 पार्ट्स ध्यान रखिए। पहला पार्ट होगा प्रीफिक्स, पहला पार्ट होगा इसमें प्रीफिक्स। देन प्रीफिक्स के बाद आएगा वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आएगा सफिक्स। अब सफिक्स भी 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन, पहले आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम को आप रखते हो। अब ये है क्या एक्चुअल में, एक्चुअली ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में, जो चीजें जरूरी हैं वो ये हैं, ये 2 चीजें, कौन कौन, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। ये तो सब में होगा ही होगा, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ना हो। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी प्रीफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स ये होगा या नहीं होगा वो कंपाउंड पे डिपेंड करता है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको तब पता चलेगा कि हम जब इनके बारे में जानेंगे कि वर्ड रूट क्यों यूज करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो वर्ड रूट ही होता है। तो वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट ध्यान रखना, वर्ड रूट यूज होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने कार्बन एटम्स हैं उसके बेसिस पे हम वर्ड रूट रखते हैं। तो एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो होती है, जैसे आप कंपाउंड जब चेन बनाते हो कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड में कार्बन की चेन आप बनाते हो तो उसमें काउंट करना है आपको कार्बन एटम्स कितने हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जो होगी उसमें कितने कार्बन है, तो पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करने की, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो हो सकता है ब्रांचेस होंगी, अगर ब्रांचेस नहीं है तब तो लॉन्गेस्ट चेन एक ही, क्योंकि एक ही चेन है तो लॉन्गेस्ट चेन वही होगी। ब्रांचेस हैं तो अलग अलग चेन हो जाएंगी आपकी, कुछ सीधी होंगी कुछ टेढ़ी होंगी, तो अलग अलग चेन्स हो जाएंगी, उनमें से आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन एटम्स होते हैं वो शो करता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर ध्यान रखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उसके लिए वर्ड रूट होता है, ध्यान रखिए, मेथ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, इसके लिए नॉन, और 10 के लिए डेक।
तो ध्यान रखिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। तो ये आपको वर्ड रूट याद रखना है। तो अगर एक ही कार्बन एटम मिलेगा तो मेथ रख देना है, दो मिलेंगे तो एथ, उसी तरीके से सो ऑन। तो आपको पता चल गया इस वर्ड रूट का क्या काम होता है। तो वर्ड रूट तो जरूरी है क्योंकि कार्बन एटम्स तो होंगे ही होंगे, बिना कार्बन एटम के तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो कितने कार्बन एटम्स हैं मेन चेन में, जो आपकी पेरेंट चेन होगी जिसमें लॉन्गेस्ट चेन जो होगी आपकी, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं वो किससे पता चलता है, वर्ड रूट से। अब वर्ड रूट के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्राइमरी सफिक्स। तो ध्यान रखना प्राइमरी सफिक्स आप कहां पर यूज करते हो। तो वर्ड रूट के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ड रूट के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्राइमरी सफिक्स, दो चीजें होंगी ही होंगी। तो ये डिनोट करता है द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में किस तरीके के बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स बन रहे हैं, किस तरीके के बॉन्ड बन रहे हैं। तो आपको पता है सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर कार्बन एटम्स के बीच में, ध्यान रखना, अगर कार्बन एटम्स के बीच में दो टाइप ऑफ बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो किस तरीके का होगा। तो ध्यान रखिए, अगर टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच में, तो प्राइमरी सफिक्स हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एन, ए एन ई। अगर डबल बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम यूज करेंगे आइन। तो एन सिंगल बॉन्ड के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए, और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब ध्यान दीजिए, कार्बन एटम्स तो होंगे ही होंगे, तो कार्बन एटम्स होंगे तो वर्ड रूट भी होगा, और कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग भी होगी। तो अगर केवल सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, डबल होगा तो एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो इन, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन, कार्बन एटम्स के बीच में। तो बॉन्डिंग भी होगी, या तो सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये दो चीजें तो हमेशा आएंगी ही आएंगी। अब बात आती है सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स की। तो पहले मैं सेकेंडरी सफिक्स आपको बता देता हूं। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज होता है? सेकेंडरी सफिक्स जो यूज होता है वो यूज होता है किस चीज के लिए? ये यूज होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। ध्यान रखिए, ये यूज होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या क्या आप यूज करते हो। तो बेसिकली दो चार फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जैसे एल्कोहल। तो एल्कोहल आपको सिंबल पता है एल्कोहल का, हम यूज करते हैं इसके लिए OH। उसी तरीके से आपके पास आता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हम इसको लिखते हैं C⋯OH। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी CHO। ध्यान रखिए, C⋯OH को हम CHO भी लिखते हैं, COH नहीं, हाँ CHO लिखते हैं। उसी तरीके से हम जो आपके पास कीटोन है, तो कीटोन को हम C⋯O से भी डिनोट कर लेते हैं, या कभी कभी सिंपल CO से भी डिनोट करते हैं, CO ऐसे। तो अगर ऐसा है तो आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड, तो आपको समझ जाना है कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो CO कहाँ होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा कार्बन के साथ, O सिंगल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है इधर। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता ही है, दैट इज C⋯OH, और इसको हम कभी कभी COOH से भी डिनोट कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर COOH लिखा हुआ आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। CHO आया तो वो एल्डिहाइड है। तो इस तरीके से अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करना है। तो ये याद रखना है, एल्कोहल होगा मतलब अगर OH ग्रुप आपको दिख गया तो उसके लिए क्या यूज करना है, OL। ध्यान रखिए, एल्कोहल होगा तो सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करना है, OL। एल्डिहाइड होगा तो AL, क्या यूज करना है, AL। अगर कीटोन होगा तो ONE, दैट इज ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आपको यूज करना है ओइक एसिड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए, अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप है, कुछ में फंक्शनल ग्रुप्स नहीं भी हो सकते हैं। तो जिनमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसी के लिए आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स भी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है यूज और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है अगर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर है तो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करेंगे हम। अब क्या क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करने हैं वो भी आपको पता चल गया है। तो अब बात करते हैं प्रीफिक्सेस की। तो लास्ट जो है
प्रीफिक्स, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, भले आता सबसे पहले। तो जो तरीका है इसी तरीके से लिखना है, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स यूज होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के लिए। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स क्या होते हैं? देखिए, कार्बन हाइड्रोजन तो खैर कार्बन चेन में काउंट हो जाते हैं। अब जो कार्बन चेन होती है जिसको आप पेरेंट चेन बोलते हो, पेरेंट चेन मैंने बताया आपको, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होती है कार्बन एटम्स की, उसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। तो यहां पे देखिए, तो कार्बन एटम्स तो आ जाते हैं पेरेंट चेन में, हो सकता है ब्रांचेज हो, तो ब्रांचेज वाले कुछ कार्बन एटम होंगे, उनको तो आप पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उस चेन में आ ही नहीं रहे, तो उसको हम किस में काउंट कर लेते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में। मतलब कुछ भी जो बच जाता है, किसके अलावा? जो मेन आपकी चेन है, पेरेंट चेन के जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं, उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के लिए तो हम सफिक्स यूज करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। और फंक्शनल ग्रुप और पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स के अलावा जो कुछ भी बच जाता है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आप सफिक्स में नहीं रखते हो, कहां रखते हो? प्रीफिक्स में सबसे पहले। तो प्रीफिक्स में यूज होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कुछ एग्जांपल दे देता हूं कि उनके नाम क्या क्या। जैसे क्लोरीन आ जाता है कभी कभी, Cl, तो इसको नाम रखते हैं हम क्लोरो। उसी तरीके से आपके पास आ गया Br, तो Br के लिए कहेंगे हम ब्रोमो। उसी तरीके I के लिए आयोडो। कभी कभी जैसे आता है NO2, यहां पे इसको कहते हैं हम नाइट्रो। CH3 मिथाइल, ये मिथाइल, ये तो खैर आपको पता ही है, ये एक एल्काइल ग्रुप है। CH3, C2H5, ये क्या हो जाते हैं? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह वगैरह। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे अल्कोहल्स के जो कॉमन नेम है, इसीलिए उनको भी उसी तरीके से नाम रखते हैं मिथाइल अल्कोहल। अगर एक कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम है, तो उसका कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। अब देखिए नाम कैसे रखना है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। CH4, तो इसका नाम लिख नहीं रहा हूं मैं, आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम है, बाकी कुछ है नहीं। तो ये क्या है? एक एल्केन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एक है। तो सबसे पहले देखिए, प्रीफिक्स तो आएगा नहीं इसमें, और कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं आएगा, तो केवल क्या आएगा? वर्ड रूट। तो पहले हमको वर्ड रूट देखना है। कितने कार्बन एटम्स हैं? एक। तो एक है तो क्या रखेंगे? वर्ड रूट मेथ। तो मेथ वर्ड रूट लग दिया, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो फॉर्म कर नहीं सकता, एक ही कार्बन एटम है, तो क्या वर्ड यूज आएगा? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन, मीथेन। उसी तरीके से अब अगर यहाँ पे दो कार्बन एटम्स आ गए, लाइक CH3, कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे? दो कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या यूज करेंगे इसके लिए? वर्ड रूट एथ, एन। तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब यहां पे देखिए तीन कार्बन एटम्स हैं, चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? तीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉप। क्या वर्ड यूज करोगे आप? प्रॉप। प्रॉप तो करना ही करना है क्योंकि तीन कार्बन एटम्स के लिए क्या यूज करना है? वर्ड रूट, प्रॉप। और इसके बाद आता है आपके पास प्राइमरी सफिक्स। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। सिंगल एन, इन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो क्या यूज करेंगे? प्रोप इन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपीन। उसी तरीके से एक और देख लेते हैं, जैसे C2, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, या फिर CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये आप कहोगे कि यहां पे तो कंफ्यूजन हो गया, दोनों कंपाउंड्स हैं और दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग हैं दोनों के। देखो डबल बॉन्ड इसमें यहाँ पे है, डबल बॉन्ड इसमें यहाँ पे है, तो स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इसका मतलब नाम भी दोनों के अलग अलग होने चाहिए। आईपीसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उन दोनों के नाम भी क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों के नाम रखूंगा तो इन दोनों के नाम किस तरीके से रखूंगा मैं? डिपेंड करता है डबल बॉन्ड की पोजीशन पे। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको। तो पहला रूल आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढनी है। यहाँ पे अगर स्ट्रेट चेन है तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है आपको, एक ही चेन बनेगी। 1 2 3 4 चार कार्बन एटम आ गए चेन में, तो यहाँ पे चार कार्बन एटम आ गए, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? ब्यूट। क्या यूज करना है? ब्यूट। अब देखिए, अब आपके पास है डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड,
इन दोनों के बीच में हो सकता था, इस और इस कार्बन एटम के बीच में हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे, या फिर इन दोनों के बीच में हो सकता है, इन दोनों के बीच में हो सकता है। खैर इन दोनों के बीच में हुआ, इन दोनों के बीच में बात तो एक ही है। तो अगर इन दोनों के बीच में हो तो आप क्या करते हो, काउंट करते हो, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में हो तो स्ट्रक्चर कुछ और हो जाएगा और इन दोनों के बीच में है तो स्ट्रक्चर कुछ और हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये दो एग्जांपल दिए। तो अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो नाम भी चेंज होने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट यूज करना है, और डबल बॉन्ड है तो ईन यूज करना है, तो दोनों का नाम तो ब्यूटेन ही होगा, तो फिर नाम चेंज कैसे होंगे। तो ध्यान अब आपको ये रखना है कि प्राइमरी सफिक्स में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है। साथ ही साथ अगर आपके पास जो सेकेंडरी सफिक्स है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है तो फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन आपको मेंशन करनी है। साथ ही साथ अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक्स प्रीफिक्स है तो उसकी भी आपको पोजीशन मेंशन करनी है। तो पोजीशन कैसे मेंशन करेंगे, तो देखिए हम काउंट करेंगे नंबर्स ऑफ कार्बन एटम एक तरफ से। देखिए इधर से हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। अब ये कार्बन एटम देखिए यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, तो मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। तो जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इधर से भी सेकंड और थर्ड के बीच में फॉर्म हो रहा है, इधर से भी सेकंड और थर्ड के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में आप किधर से भी काउंट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जगह से सेम एक जैसा हो रहा है। और आप जो पोजीशन लिखोगे कौन सी वाली लिखोगे, छोटी वाली, जो छोटा नंबर होगा वो जिस कार्बन एटम पे आएगा, जिधर से आएगा उधर से ही आप काउंटिंग करोगे। तो यहाँ पे देखिए, तो सेकंड कार्बन एटम पे आ रहा है तो क्या लिखोगे, ब्यूट 2 इन, तो इन के आगे आप 2 भी लगा दोगे, ध्यान रखिए। उसी तरीके से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें भी देखिए, इसको हटा देते हैं, इसमें भी देखिए 1 2 3 4, और इधर से काउंट करोगे 1 2 3 एंड 4। अच्छा अब इधर से देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में बन रहा है, अगर मैं इधर से काउंट करता हूं और उधर से करता हूं तो थर्ड और फोर्थ के बीच में बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है आपको कौन सा नंबर यूज करना है, जिधर से छोटा नंबर यूज हो रहा हो, किसके लिए, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए। तो इधर से कौन सा नंबर यूज करेंगे, छोटा, सबसे छोटा क्या आ रहा है इधर से 1, और उधर से क्या आ रहा है सबसे छोटा 3। तो ये वाली काउंटिंग नहीं करेंगे हम इधर से काउंट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि काउंट किधर से करना है। तो दोनों जगह से चेक करके देख लो, जिस जगह से छोटा वाला नंबर आ रहा है, डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, कोई फंक्शनल ग्रुप होता, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के लिए भी वही करना है आपको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां पे देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 कार्बन एटम है, और ग्रुप कौन सा है हमारे पास, COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। तो देखिए कार्बन एटम के बीच में लेकिन केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये मत सोचिए कि कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इन लगा देंगे, नहीं, कार्बन एटम्स के बीच में देखना है, उसके लिए इन आइन और एन यूज होता है। तो केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन एटम के बीच में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 2 कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ, राइट, फिर एन लगेगा। और जब हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी सफिक्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज करना पड़ता है, हमको सेकेंडरी सफिक्स यूज करना पड़ता है। तो जब भी हम सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखना सेकेंडरी सफिक्स के टाइम पे हम ई नहीं लगाते हैं एंड का, क्योंकि इन होता है ना, जैसे इन या आइन या एन होता है, तो जैसे इथेन ANE लगना था तो एंड का ई हम छोड़ देते हैं, उसको नहीं लगाते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। फिर देखो वैसे इस पे नंबर लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना वो हमेशा एक ही एंड पे आते हैं, उनका हमेशा फर्स्ट नंबर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का और एल्डिहाइड्स का, इनका नंबर हमेशा फर्स्ट ही होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1 ओइक एसिड। क्या यूज करोगे आप, ओइक एसिड, और आप चाहो तो 1 यूज ना करो क्योंकि मैंने जैसे कि बताया इनका नंबर हमेशा 1 ही होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे एक और कार्बन एटम होता है जैसे यहाँ पे CH3 CH2 तो इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाता, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 3 वर्ड रूट चेंज हो जाएगा तो प्रोपेनोइक एसिड। और यहाँ पे देखिए हमेशा फर्स्ट कार्बन एटम पे ही होगा क्योंकि ये एक एंड पे ही होता है हमेशा। तो ओइक एसिड में आपको नंबर मेंशन करना जरूरी नहीं है, एल्डिहाइड्स में भी नंबर मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि अगर ये C डबल बॉन्ड OH होता, OH नहीं होता, तो इसका नाम क्या हो जाता, प्रोपेनोइक एसिड की जगह पे क्या लग जाता,
प्रोपेन और 1 Al। तो 1 हम जनरली नहीं लगाते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एल्डिहाइड्स में फर्स्ट कार्बन एटम जो होता है वो कार्बन एटम जो होता है वो किससे, वो फंक्शनल ग्रुप से ही अटैच होता है। तो किसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या वर्ड यूज करना है इसके लिए, प्रोपेनल। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमको नॉमेनक्लेचर करना है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले प्रीफिक्स। चलो कुछ एग्जांपल प्रीफिक्स वाले भी देख लेते हैं जिनमें हम प्रीफिक्सेस को यूज कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास ये है CH3, देन CH2, यहां पे देखिए CH, Cl और यहां पे CH2 या CH3। देखिए तो यहां पे देखिए काउंट, यहां पे क्लोरीन एटम है तो काउंट करेंगे इधर से 1 2 3, नीचे लिखिए 4, और इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 एंड 4। तो इधर से काउंट करोगे तो जो क्लोरो ग्रुप जो है, क्योंकि क्लोरो ही यूज करना है आपको पता है ना Cl के लिए, तो वो थर्ड कार्बन एटम पे आ रहा है और इधर से सेकंड पे आ रहा है। तो नीचे से नहीं काउंट करेंगे हम, इधर से इस साइड से काउंट करेंगे, ना कि इस साइड से। तो क्या हो जाएगा, सेकंड कार्बन एटम पे। तो आपको पता है क्लोरो जब हम लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, तो प्रीफिक्स सबसे पहले आएगा। तो क्लोरो जब लिखेंगे तो क्लोरो के आगे 2 भी लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। और क्लोरो के बाद आपको पता है क्या रखना है, प्रीफिक्स खत्म हो गया आपका, वर्ड रूट लिखिए 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। और केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन एटम्स के बीच में, तो एन, और बाकी कुछ है नहीं, तो खत्म हो गया नाम। तो इस तरीके से आप इसका नाम रखोगे। और अगर आपके पास देखिए, अब मैंने आपको एक चीज बताई कि पेरेंट चेन, देखिए कभी कभी क्या होती है, बहुत सारी चेन्स बनती हैं, जो जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे CH3 CH, यहां पे CH3 CH2 CH3। अब यहां देखिए एक चेन आप ऐसे बना सकते हो, राइट, इस तरीके से आप एक चेन बना सकते हो। अब एक दूसरी चेन भी बताता हूं मैं आपको, एक चेन आप इस तरीके से भी बता सकते हो। कैसे, ये भी एक चेन बन रही है, देखिए तो एक कार्बन एटम्स की चेन ये बन रही है। अच्छा, एक चेन ये भी बन रही है आपकी, एक तीसरी चेन भी बन रही है आपकी। तो तीसरी चेन कौन सी बन रही है, ये वाली। तो यहां पे बहुत सारी चेन्स बन रही है आपके पास। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी चेन यूज करनी है। तो मैंने क्या बोला, कौन सी चेन आपकी पेरेंट चेन होगी, तो एक कार्बन एटम को तो छोड़ना पड़ेगा आपको एटलीस्ट। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4, अगर इस चेन की बात करो तो 4 आ रहे हैं। अगर ये वाली चेन जो मैंने ग्रीन में शो की है 1 2 3 4, इसमें भी 4 आ रहे हैं। और अगर मैं इसको देखूं 1 2 3, इधर को जाऊं, क्योंकि तब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो चेन में तो आ नहीं रहा है, फिर वो ब्रांच में आ रहा है। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो 3 वाला तो मैं लूंगा नहीं, 4 वाला लूंगा, और 4 वालों में से किसी को भी ले लो, दोनों सेम ही एक ही जैसे हैं। तो मैं इस वाली को ले लेता हूं जो स्ट्रेट है आपके पास 1 2 3 4, क्योंकि नाम सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम पे। तो आप देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन एटम्स आ गए, तो मैं इसी चेन को लूंगा। अब देखिए ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, केवल ये 4 कार्बन एटम्स इस चेन में आ रहे हैं। मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए ये वाला जो कार्बन एटम है CH3, ये वाला इस चेन से छूट गया, ये वाला इस चेन में आ ही नहीं रहा है। तो इसका नाम, क्योंकि 4 ही कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो आप ब्यूट यूज करोगे वर्ड रूट, न कि पेंट, क्योंकि 5 कार्बन एटम टोटल हैं, लेकिन उनमें से एक कार्बन एटम ब्रांच में है, न कि चेन में। तो इसके लिए हम नाम क्या रखेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि ब्रांच में है, और इसके लिए हम सफिक्स तो यूज करेंगे नहीं, क्या यूज करेंगे इसके लिए, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स CH3 के लिए क्या यूज करते हैं, मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल। लेकिन एक गड़बड़ नहीं करनी है कभी भी, क्या कि मिथाइल ग्रुप देखना है कौन से कार्बन एटम पे अटैच्ड है। देखिए तो यहाँ पे देखिए इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, और इधर से करते हैं 1 2 3, तो इधर से सेकंड पे आ रहा है, इधर से थर्ड पे आ रहा है, तो काउंट किधर से करेंगे, उधर से ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और 1 2 3 4, केवल 4 कार्बन एटम, तो ब्यूट। और ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एन आ जाएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, मान लेते हैं अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, CH डबल बॉन्ड CH2, तो तब गड़बड़ हो जाती, तब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं देखना, तब ये देखना है कि डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है, तो डबल बॉन्ड किधर से आएगा, तब इधर से आप काउंट करते 1। खैर इतना टिपिकल क्वेश्चन आपके पास आता नहीं है, 2 3 4, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम इसका 3 मिथाइल हो जाएगा। और ब्यूट, छोटा नंबर किसको मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को, ब्यूट 1 इन। तो ध्यान रखिए कि छोटा नंबर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मिलेगा, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को मिलेगा, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो तब जाके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मिलेगा। खैर इतना दोनों चीजें जनरली एक साथ दी नहीं जाती हैं आपको, पर अगर कभी गलती से आ भी गया तो आपको इस चीज का ध्यान रखना कि छोटा वाला नंबर, जो छोटा नंबर जो है कार्बन एटम जिसपे अटैच हो रखा है, तो सबसे छोटा नंबर किसको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा। फिर
उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और अगर वो भी नहीं है तो तब जाके देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और वो भी नहीं है तो तब तो खैर सीधा सीधा नाम लग जाता है, सीधा सीधा आप नाम रख सकते हो उसका। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे CH3 CHOH CH2 CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं, तो क्या यूज आएगा, ब्यूट, एक स्ट्रेट चेन में। और उससे पहले देखिए यहाँ पे OH ग्रुप है, तो कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, केवल फंक्शनल ग्रुप है, तो ब्यूट, और क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन ई नहीं आएगा इसमें। और OH ग्रुप देखिए किस पे अटैच हो रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, किस पे, सेकंड पे, इधर से काउंट करोगे तो थर्ड आएगा, तो इधर से नहीं काउंट करेंगे, उधर से ही करेंगे, तो ब्यूटेन टू ऑल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन टू ऑल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है तो मैं नॉमेनक्लेचर पे ऐसे एक और लेक्चर बना सकता हूँ। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।